गर्मी से भरी दोपहर थी। पंखे से बस हवा नहीं, धूल भी उड़ रही थी। लखनऊ के एक पुराने सरकारी भवन में रोज की तरह हलचल मची हुई थी। कोई फॉर्म भर रहा था, कोई लाइन में खड़ा था और कोई कर्मचारी मुंह में गुटखा दबाए धीमी गति से फाइल पलट रहा था। इसी भीड़ में एक बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए अंदर आया। उम्र लगभग 75 साल, कुर्ता पायजामा धूल और पसीने से भरा हुआ, पैर में घिसी हुई चप्पलें और एक पुरानी थैली कंधे पर लटक रही थी। चेहरा पसीने से चमक रहा था, लेकिन आंखों में एक अद्भुत ठहराव था, जैसे जीवन ने बहुत कुछ सिखा दिया हो। वो धीरे धीरे काउंटर नंबर 3 की ओर बढ़ा, जहां एक कनिष्ठ क्लर्क कुर्सी पर अधलेटा बैठा हुआ था। बेटा, मुझे एक फाइल जमा करनी है, बहुत जरूरी है, बुजुर्ग ने धीमे स्वर में कहा। क्लर्क ने एक नजर ऊपर से नीचे तक बुजुर्ग को देखा, फिर ठहाका मारते हुए बोला, फाइल आपसे यहाँ कोई भिखारी मदद नहीं मिलती। बाबा चलो बाहर निकलो, लाइन खराब मत करो। बुजुर्ग कुछ नहीं बोले, बस थैली को थोड़ा ठीक किया और वहीं खड़े रहे। तभी एक चपरासी आ गया जो उस क्लर्क का परिचित था। ओए बाबा, सुनाई नहीं देता, साहब बोल रहे हैं, बाहर निकलो, यह कोई भीख देने की जगह नहीं है। इतना कहकर उसने बुजुर्ग को हल्के से धक्का दे दिया। लाइन में खड़े कुछ लोग देख रहे थे, कुछ ने सिर झटक लिया, कुछ हंस पड़े जैसे यह रोज का तमाशा हो। लेकिन बुजुर्ग अब भी शांत थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से अपनी थैली खोली और उसमें से पुरानी धूल भरी फाइल निकाली। उस फाइल के कोने मुड़े हुए थे, किनारे पीले पड़ चुके थे, लेकिन उस पर लाल अक्षरों में लिखा था, गोपनीय संपत्ति अभिलेख 1983। उन्होंने वो फाइल बिना एक शब्द बोले सामने टेबल पर रख दी। क्लर्क हंसते हुए बोला, क्या है ये, फिर कोई झूठी शिकायत ले आए हो? बाबा, हम लोग भी देखे हैं, बहुत लोग। लेकिन जैसे ही क्लर्क ने फाइल खोली और पहला पन्ना पढ़ा, उसका चेहरा अचानक जर्द हो गया। हंसी गायब, आंखें फैल गई। सर, ये तो वो कुर्सी से खड़ा हो गया। पसीना उसके माथे से बहने लगा। फाइल में पहले पन्ने पर जो लिखा था वो पूरे ऑफिस की हवा बदलने वाला था। तभी बगल केबिन से एक वरिष्ठ अधिकारी निकले। उन्होंने पूछा, क्या हुआ, इतना शोर क्यों हो रहा है? क्लर्क ने कांपते हाथों से फाइल आगे बढ़ाई। अधिकारी ने जैसे ही फाइल पढ़ी, वह स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों में सम्मान और झक एक साथ उमड़ पड़ी। यह तो डो श्रीधर राव है, जिनके दान से यह पूरी सरकारी बिल्डिंग बनी थी। पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा गया। बुजुर्ग अब भी वहीं खड़े थे, चुप, स्थिर और गंभीर। अब पूरे ऑफिस में सिर्फ एक आवाज थी, पंखे की धीमी भनभनाहट और कुछ लोगों की हड़बड़ी में उठती कुर्सियां। वह चपरासी जिसने कुछ मिनट पहले बुजुर्ग को धक्का दिया था, अब कोने में चुपचाप खड़ा था, उसका चेहरा सफेद और माथे पर पसीना। कनिष्ठ क्लर्क जो पहले उन्हें भिखारी समझ रहा था, अब हाथ में फाइल पकड़े कांप रहा था। वरिष्ठ अधिकारी जिनका नाम था पीटी सक्सेना, लगभग 58 वर्ष के अनुभवी प्रशासनिक अफसर, धीरे धीरे बुजुर्ग के पास आए। उन्होंने जुबान खोले बिना दोनों हाथ जोड़ दिए। डर श्रीधर राव साहब, हम आपको नहीं पहचान पाए, कृपया बैठिए। पूरे हॉल में सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि हर धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। अब फाइल खोलकर सबके सामने थी। एक के बाद एक दस्तावेज सामने आ रहे थे। 1983 में जमीन दान देने का आधिकारिक पत्र, भवन निर्माण हेतु स्वीकृति पत्र, मुख्यमंत्री कार्यालय से प्रशंसा पत्र और अंत में भारत सरकार द्वारा उन्हें दिया गया सेवा गौरव सम्मान का प्रमाण पत्र। डो श्रीधर राव ने अब तक एक शब्द नहीं कहा था। वह बस वहां खड़े सबको देख रहे थे, जैसे हर चेहरे को पहचान रहे हो, लेकिन किसी से शिकायत नहीं थी। सक्सेना साहब ने तुरंत एक कुर्सी मंगवाई और खुद सामने बैठ गए। सर, आपने इस दफ्तर की नींव रखी थी और आज हम आपको पहचान नहीं पाए। यह हमारी सबसे बड़ी असफलता है। क्लर्क जिसने उन्हें अपशब्द कहे थे धीरे धीरे उनके पास आया और कांपते हुए उनके पैर छूने झुका। साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, माफ कर दीजिए। राव ने पहली बार कुछ कहा, बहुत शांत स्वर में। मैं माफ करने नहीं आया, ना ही कुछ साबित करने, बस देखने आया था कि क्या आज भी इस इमारत में वह संस्कार जिंदा है जिनके लिए इसे खड़ा किया गया था। भीड़ में किसी ने धीमे से कहा, हमने इनकी फोटो कभी देखी थी, लेकिन इतना साधारण दिखने वाला व्यक्ति, वह भी इतने बड़े काम का जनक। सक्सेना जी ने आदेश दिया, सभी सेक्शन हेड्स को बुलाओ और पुराना रिकॉर्ड भी निकालो। आज से पहले इनकी कोई याद इस दफ्तर में दर्ज नहीं थी। अब हर कोना इनकी विरासत को पहचान कर सजेगा। उस वक्त एक फोटोग्राफर को बुलाया गया। डो राव की एक तस्वीर ली गई ताकि उनकी पहचान एक बार फिर उस इमारत की दीवारों पर सम्मान के साथ टंगी जा सके। बाहर खड़ी भीड़ अब सर झुकाए हुई थी। कुछ अधिकारी आपस में धीरे धीरे कह रहे थे, यह वही साहब है जिनकी वजह से हमें यह सुविधाएं मिली, लेकिन हम कितनी जल्दी भूल जाते हैं। डो राव ने अपनी थैली उठाई और बोले, मुझे बस यह देखना था कि जिस जमीन पर मैंने अपनी सोच बोई थी, वहां अब भी इंसानियत फल रही है या नहीं। सक्सेना जी ने आग्रह किया, सर कृपया आज का दिन यही रुकिए, हमें गर्व होगा अगर आप थोड़ी देर बैठकर कर्मचारियों को अपना अनुभव बताएं। राव ने सिर झुकाया, अगर कोई सीखे तो मेरी चुप्पी ही काफी है, और अगर ना सीखे तो मेरा बोलना भी व्यर्थ है। उस दिन सरकारी दफ्तर की फिजा पूरी तरह बदल गई थी।
जहां सुबह अफसर अपनी कुर्सियों पर अकड़ कर बैठे थे, अब वही अफसर सर झुकाकर बैठे थे, जैसे किसी विद्यालय में अपने शिक्षक की प्रतीक्षा कर रहे हो। डॉक्टर श्रीधर राव को दफ्तर के अंदर एक विशेष कक्ष में ले जाया गया, जिसे अब सम्मान कक्ष घोषित किया गया था। उनकी फाइल, जो पहले धूल से ढकी थी, अब कांच के फ्रेम में रखी जा रही थी। सक्सेना साहब, जो उस विभाग के सबसे वरिष्ठ अधिकारी थे, ने सभी कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा, आज हम सबने एक आईना देखा है, जिसमें हमारी सोच, हमारी भाषा और हमारे व्यवहार की परछाई साफ दिखाई दी। जो इंसान इस इमारत की नींव था, आज उसे पहचानने में हम चूक गए सभी अधिकारी, जूनियर क्लर्क चपरासी, यहां तक कि जो लोग बाहर अपने काम के लिए खड़े थे, अब धीरे धीरे अंदर आकर खामोशी से उस पुराने आदमी को देख रहे थे, जिसे उन्होंने 1 घंटे पहले धक्का दिया था। तभी एक युवती, जो नई नियुक्ति के लिए आई थी और लाइन में सबसे पीछे खड़ी थी, धीमे कदमों से डौराव के पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। दादाजी, क्या आप वही हैं जिन्होंने 90 के दशक में गांवों में स्कूल और अस्पताल खुलवाए थे? डॉक्टर राव मुस्कुराए और सिर हिलाया। लड़की ने अपना फॉर्म वहीं फाड़ दिया और कहा, मुझे यह नौकरी नहीं चाहिए अगर मैं उन्हीं जैसे लोगों से बात करना नहीं सीख पाई। पूरा हॉल स्तब्ध। उसका यह कदम हर किसी के दिल में कुछ चुभा गया। चपरासी, जिसने उन्हें भगा दिया था, अब जमीन पर बैठा था, आंखें गीली और गला सूखा। डौराव ने फिर से सबको देखा। उनकी निगाहों में शिकायत नहीं, सच्चाई की झलक थी। मेरे कपड़ों से तुमने मेरी इज्जत नापी, मेरी थैली से मेरी पहचान ठुकराई, लेकिन मैं कुछ भी साबित करने नहीं आया था। मैं बस देखना चाहता था कि क्या यह दफ्तर अब भी जनता का है या सिर्फ ऊंची कुर्सियों का। सक्सेना जी ने आगे बढ़कर पूछा, सर, एक आखिरी अनुरोध है। आप इस इमारत के मुख्य हॉल में एक आदर्श संदेश लिख दें, जिसे हम शिलालेख पर अंकित करेंगे। राव ने अपनी जेब से एक कागज निकाला और बड़े ही साधारण शब्दों में लिखा, जो पद देखकर झुके वो नियत नहीं होती, जो हालात देखकर समझे वही असली इंसान होता है। यह पंक्तियां अब उस भवन के मुख्य द्वार पर सुनहरे अक्षरों में उकेरी जा रही थी। अगले कुछ दिनों में दफ्तर की हर दीवार बदल गई थी। नहीं, रंग नहीं बदला था, लेकिन सोच में रंग भर गया था। जहां पहले दफ्तर में कुर्सियां पद की पहचान बन चुकी थी, अब वहां व्यवहार की परख शुरू हो गई थी। मुख्य द्वार के ऊपर वह पंक्ति चमक रही थी, जो पद देखकर झुके वह नियत नहीं होती, जो हालात देखकर समझे वही असली इंसान होता है। डो श्रीधर राव। सक्सेना जी ने एक नई पहल शुरू की, आदर अनिवार्य है। हर कर्मचारी को यह शपथ दिलाई गई कि वह किसी व्यक्ति को उसकी वेशभूषा, उम्र या हालात के आधार पर नहीं परखेगा। बुजुर्गों और विकलांगों के लिए अब अलग कतारें बनाई गई हर काउंटर पर।